नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल कुमार है। मित्रों, मैं आज बिहार विद्यालय समिति जो बिहार विद्यालय समिति है उसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार स्टेट 2020 विज्ञान, जो कि हमारा 15 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर है, उसका एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस जो है हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है उससे करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, ध्यान देते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको जो अभी तक आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो किसी अभाव के कारण बुक्स वगैरह नहीं परचेज कर पाते हैं या कर पाते हैं लेकिन समय नहीं रहता है, तो वो लोग इसको देखें किस तरह का पेपर आता है और कैसे हम रणनीति बनाएं और बिहार स्टेट पास करें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, लिखा है पादपों और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन में दे रखा था मोनोग्राफ था हमारा, फिर फ्लोरा था, फिर बोथ ए और बी थे, और नन ऑफ द अबव। जैसा कि साथियों आप आंसर देख भी रहे होंगे, ये छात्र का है, उसने पहले ही लगा रखे हैं। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या है? इसमें हमारा आंसर सी है। सी यानी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब हो गया हमारा मोनोग्राफ भी और फ्लोरा भी। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। देखिए, 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? ऑप्शन में वृद्धि, एबिलिटी टू मेक साउंड, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य, रिप्रोडक्शन यानी जनन, या रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। देखिए, इसमें आंसर इन्होंने डी दे रखा है। डी में है वृद्धि, जनन और वाह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सजीव जीवों के सामान्य अभिलक्षण हैं जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्राणियों की किस श्रेणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? देखिए साथियों, ग्रंथिहीन त्वचा पूछी गई है। इसमें ऑप्शन में लिखा है स्नेक तथा फ्रॉग, सर्प तथा मेढक, कैमलिन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, एंड क्रोकोडाइल एंड टाइगर यानी मगरमच्छ तथा चीता। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है? इसमें इन्होंने बताया है कि मेढक तथा कबूतर में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। मेढक तथा कबूतर में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा वह त्वचा है जिसमें पसीना या तेल उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां नहीं होती हैं। इस प्रकार की त्वचा आमतौर पर रेशे या पंखों से ढकी होती है। इसीलिए उस प्रश्न का आंसर हमारा मेढक तथा कबूतर हुआ था। देखिए, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन में अस्थि है, हमारा ब्लड रक्त या रुधिर है, सी बी, फिर हमारा है कार्टिलेज उपास्थि, और मसल्स पेशी। तो देखिए, इसमें जो है हमारा आप डिस्क्रिप्शन में आंसर नंबर बी है, कार्टिलेज लगा है। और देखिए, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या बता रखा है, लिखा है मांसपेशियां शरीर के चलने की क्षमता को संभालती हैं, जबकि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को साथ बांधने एवं समर्थन प्रदान करने का काम करते हैं। संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, रेशे तथा भाण पदार्थ होते हैं जो विभिन्न कार्यों में योगदान देते हैं। यहाँ से साथियों इम्पॉर्टेंट है, लिखा है रक्त, अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु आदि संयोजी ऊतक के उदाहरण है। देखिए, पूछा भी जा सकता है संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो वो क्या है? रक्त, अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु तथा कंकाल पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल की प्रस्तावना किसने की थी? हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में लिखा है वेंडा है, फिर स्लाइडन और स्वान है, फिर सिंगर और निकलसन है, और रॉबर्ट ब्राउन है। देखिए, इसका आंसर तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आंसर नंबर सी है, सिंगर एंड निकोलसन। लेकिन इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने दे रखा है कि 1972 में प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल की प्रस्तावना सिंगर
और निकलसन ने की थी। देखिए इसमें आ सकता है कब की थी, 1972 में की थी। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में एक लिपिड बाइलेयर 2 अणु मोटी परत जिसमें मुख्य रूप से एम्फीपैथिक फास्फोलिपिड होते हैं जिसमें प्रोटीन अणु एम्बेडेड होते हैं। लिपिड बाइलेयर झिल्ली को तरलता और लोच देता है। प्रोटीन अणु झिल्ली के विभिन्न कार्यों में एक भूमिका निभाते हैं, जैसे रसायन वाहक, रिसेप्टर, एंजाइम और अपक्रिया केंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों हमारा। लिखा है सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन था प्रोटीन, जल, शर्करा और न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए इसमें आंसर नंबर बी है, दिख भी रहा है, क्या है हमारा, वाटर है। सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में जो रसायन है वो क्या है, जल है। और बाकी इसमें कोई ऐसे खास इसमें आगे नहीं लिखा है। इन्होंने बताया है कि जल अनेक जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पोषक जस्ट मिनट साथियों, जैसे पोषक है, और पोषक के बाद में पदार्थों का वितरण है, उत्पादों का निष्कासन है, ताप संतुलन है, अभिक्रिया है, वातावरण का निर्धारण आदि। इसी क्रम में देखिए साथियों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है जीवों में अर्धसूत्रीय विभाजन किस दौरान होता है। तो जीवों में अर्धसूत्रीय विभाजन की बात की है। ऑप्शन है हमारा लैंगिकता जन्म के दौरान, कायिकता जन्म के दौरान, बोथ ए एंड बी दोनों ही प्रकार में, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका ऑप्शन तो ये सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है साथियों। इसमें लिखा हुआ है जीवों में अर्धसूत्रीय विभाजन यौन प्रजनन लैंगिकता जन्म के दौरान होती है, जिसमें एक संयुक्त ऊतक द्वारा नए जीवन की रचना होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस प्रक्रिया यौन प्रजनन में विविधता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह विभाजन लैंगिक जन्म के दौरान होता है, जब 2 जीवों के गुणसूत्रों का मिश्रण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकार पाचन तंत्र संबंधित नहीं है। देखिए इनमें ये जो दे रखा है इनमें कौन सा ये कहना चाह रहे हैं कि पाचन तंत्र से रिलेटेड नहीं है। देखिए पहला टेटनेस दे रखा है, फिर बी में हमारा डायरिया, दस्त दे रखा है, फिर ज्वाइंट पीलिया है और डिसेंट्री है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इसका आंसर क्या है, टेटनेस है साथियों। टेटनेस क्यों दे रखा है इन्होंने, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्योंकि टेटनेस क्या है, टेटनेस विकार एक जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टेटनेस एक घातक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया का नाम ये दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। यह रोग घावों में बैक्टीरिया के प्रवेश से होता है और तनावपूर्ण ऐंठन, दर्द, बुखार और अक्सर मृत्यु का कारण बनता है। दस्त, पीलिया और पेचिश पाचन तंत्र से संबंधित विकार हैं, जबकि टेटनेस हमारा जो है वो पाचन तंत्र के विकार से संबंधित नहीं है साथियों। अगला इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। किससे किया जाएगा, स्टेथोस्कोप से या हाइग्रोमीटर से या फिर हमारा स्पेक्ट्रो मैनीमोमीटर से और या स्पायरोमीटर से। तो देखिए इसका ऑप्शन है स्पायरोमीटर से। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया भी है कि स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन तथा अन्य आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि स्पायरोमीटर से श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन करते हैं। स्फेग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए साथियों लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इन्होंने पूछा है कौन सी जो है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा कोशिकाओं में। पहला लिखा है इरिथ्रोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, ये ओसिनोफिल्स में और मोनोसाइट्स में। देखी जाती है इसका आंसर हमारा क्या है, आंसर तो हमारा इरिथ्रोसाइट्स है, जो कि टिक पहले से ही छात्र ने लगा रखा है, तो इसमें दिख भी रहा है इरिथ्रोसाइट्स है।
अब इसका हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये इरिथ्रोसाइट क्यों है। देखिए, इसका इसलिए इरिथ्रोसाइट दे रखा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाएं। जो हमारी इरिथ्रोसाइट होती हैं, इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। परिणामस्वरूप इरिथ्रोसाइट के पास रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण ये शरीर में ऑक्सीजन का संचलन ठीक से करती हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति होने के कारण हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सभी क्या है, रक्त कोशिका के प्रकार हैं। ये सभी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। ये सभी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का स्पंदन होता है। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का स्पंदन होता है। ऑप्शन में दे रखा है हमारा, पहला लिखा है पीसीटी, फिर डीसीटी, या कलेक्टिंग डक्ट्स, या मेलपीगी बॉडी पिंड। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा आंसर है डी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। लिखा है वृक्क पिंडाणु। वृक्क पिंडाणु यानी मेलपिगियन पिंड वृक्क के नेफ्रॉन व रक्त निस्पंदन घटक है। ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं का एक गुच्छा है। अविवाही धमनियों से रक्त प्राप्त करता है और अपवाही धमनियां रक्त प्राप्त करता है, और अपवाही धमनियां के माध्यम से रक्त भेजता है। यह संरचना एक कप के आकार की कैप्सूलर संरचना से होती है, जिसे बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। लिखा है समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी हैनले का लूप, कुंडलित नलिका डीसीटी और संग्राहक वाहिनी वृक्क नलिका भाग है, जो तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स के होमियोस्टेसिस के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों, 12 हमारा क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि पेशी का एटी पेज कहाँ स्थित है, यानी एटी फेज ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड इन। ऑप्शन में इन्होंने देख रखा था एसिटिनिन, ट्रोपिनिन, मायोसिन और एक्टिन। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है, मायोपिन। चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें लिखा है एटीपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो एटीपी में तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। पेशी का एटीफेज मायोसिन प्रोटीन के शीर्ष पर स्थित होता है, जहां वह एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है। मांसपेशियों के सक्शन के दौरान एटीपी अकार्बनिक फास्फेट में हाइड्रोलिसिस होता है। मायोपिन एटीपी सी कैल्शियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव यानी की उपस्थिति में अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है, इसमें हम चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेनिंग, यानी सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम होता है। तो देखिए सुप्त झिल्ली का किससे, इसमें ऑप्शन देखा हार्मोन है, फिर तंत्र पेशियाँ हैं हमारी, फिर आयरन पंप हैं, और फिर ननाबदावक। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, आयरन पंप। इसका डिस्क्रिप्शन भी साथियों दे रखा है। लिखा है सुप्त झिल्ली का विभव एक तंत्रिकाओं के अंदर व बाहर के आयनों के विभेदी वितरण के कारण होता है। कोई खास इसमें इतना नहीं था। खास बात यह है कि लिखा है हार्मोन और तंत्र पेशियाँ सुप्त झिल्ली का विभव बना सकते हैं, लेकिन वो इसे कायम नहीं रखते हैं। 14वां क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप बेक साइकिल, यानी सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें देखिए साथियों, ये पेपर हमारा बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2020 का है, जो कि 15 सितंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन, मेलाटोनिन और इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है साथियों। इसमें क्या है देखिए, सामान्य, इसका आंसर तो हमारा ये है मेलाटोनिन। सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन मेलाटोनिन है। यही अब ये पूछ सकते हैं मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, तो ये पीनियल ग्लैंड से उत्पन्न होता है और रात दिन के चक्र को नियंत्रित करके सुबह के उत्तेजन और रात्रि की नींद को संयोजित करता है। और ख़ास बात क्या है, लिखा एप्रिनोफ्रिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है और शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे इसमें देखा देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक एंट्रम और ड्यूनम की जी कोशिकाओं में बनता है और अम्ल के स्राव और पाचन को बढ़ाता है।
इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और शरीर की कोशिकाओं को रक्त में मौजूद ग्लूकोज को अवशोषित करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लिखा है कार्पस लुटियम सीक्रेट्स आ हार्मोन कॉल्ड। बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। पीत पिंड से स्त्रवित हार्मोन का नाम क्या है? पहला लिखा है प्रोलैक्टिन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, फिर एल्डोस्टेरॉन और फिर टेस्टोस्टेरॉन। देखिए इसमें क्या है लिखा है पीत पिंड से स्त्रवित हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय दीवार को मजबूत रखने, गर्भाशय में भ्रूण स्थायिता को सुनिश्चित करने और गर्भ को साधारित रूप से बनाए रखने में मदद करता है। यह गर्भ निरोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखिए दूसरे हार्मोन के बारे में भी इन्होंने बताया है। हमारा जो प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रवित होता है और स्तन दूध उत्पादन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि से स्त्रवित होता है और रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय से स्त्रवित होता है और लैंगिक उपलक्षण को विकसित करता है। साथियों हम लोग अभी यहाँ पर 15 क्वेश्चन को एनालिसिस कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन हमारा है लिखा है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। हमारा जो 16 क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन में दे रखा है डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से और आरएनए से। तो देखिए इसमें दिख भी रहा है इसका आंसर क्या है, डीएनए और प्रोटीन आंसर है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो क्रोमोसोम का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब देखिए साथियों 17वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल जिसे रसदानी कहते हैं, और उसके बाद में फिर हमारा दे रखा है लाइसोसोम, और ऑप्शन में डी में बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर डी है, रसदानी और लाइसोसोम दोनों ही एकल झिल्ली आवरण कोशिकांग है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन कार्टिलेज, यानी निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? नाक में, कान में, किडनी में या कंठ में। तो देखिए इसका ऑप्शन तो सी है लिखा उपास्थि एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को लचीलापन और सपोर्ट प्रदान करता है। नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती है। उसके बाद में देखिए साथी इसमें लिखा है वृक्क हमारे शरीर का उत्सर्जन अंग है और इनका कार्य रक्त को शुद्ध करना और अवशेष पदार्थों का उत्सर्जित करना है। वृक्क में उपस्थित नहीं पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन है हमारा अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। हालांकि ऑप्शन में ओवरी और अंडोत्सर्ग, मादा जनन ये सब भी दे रखा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। इसमें कहाँ पर कुछ है, इसमें यह है देखिए अंडाशय जो है महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग है। अंड जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। फिर लिखा है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु अंडाशय से निकलता है। फिर लिखा है मासिक चक्र किसमें होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये गलत होने के बहुत चांस रहेंगे। इसमें पहला लिखा है बंदर, फिर कप्य, फिर मानव और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें मासिक चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें मादा प्रजनन कोशिका या अंडाणु का निर्माण और वह रिलीज होती है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन से होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्तस्राव होता है। मासिक चक्र विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक जनन को संभव बनाना है। अब देखिए साथियों ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको आज एनालिसिस किया है हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2020 15 सितंबर 2020 को ये शिफ्ट फर्स्ट में आया था और ये सेट हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है। साथियों अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो हम इसके बचे हुए पार्ट भी आपको करा देंगे। धन्यवाद।